इम्पोर्टेंस में सर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। यस, इम्पोर्टेंस में कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जो ये डिपार्टमेंट, अच्छा ठीक है। और सर ये जो क्या कहते हैं डिपार्टमेंटेशन है ना, जी जो सवाल है वो डिफाइन डिपार्टमेंटेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, नेम द वेरियस इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। तो समझ आया, बेसिस डिपार्टमेंटेशन की डेफिनेशन याद कर ली सर। फिर बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन में ना ऊपर एक पैरा दिया हुआ है, फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सारे डिपार्टमेंटेशन के दिए हुए हैं। मींस फिर 7 से 8 डिपार्टमेंटेशन है इसके। डिपार्टमेंटेशन बाय वो क्या फंक्शन है, प्रोडक्ट है, बाय कस्टमर्स है। तो सर इसके सिर्फ ऊपर का याद करके फिर इसमें एक पिक्चर दी हुई है, ग्राफ उसको फ्लो चार्ट टाइप की, वो बनाते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो नहीं लिखे हैं ना इसमें, ऑलरेडी ये मैंने शॉर्ट करके लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 पेजों में आ रहा है और शॉर्ट करें इसको, 3 पेजेस पर लेकर आना होगा आपको। सर। फिर तो ये वो ही नहीं हो रहा, क्या कहते हैं, डिफाइन ही नहीं हो रहा। असल में देखें, क्योंकि अगर इसके बेसिस कम कर दूं इसकी, इतनी सारी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। 9 बेसिस जिसमें है से ना, मैंने 8 डिफाइन की, 9 की 5 कर दें। 9 लिस्ट डाउन सारी की है, लिस्ट डाउन सारी की है, डिफाइन 8 की है। डिफाइन भी 5 कर दें आप। 5 कर दो। जी, और सर कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी याद करूं? कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिर्फ जो उतनी ही याद प्लानिंग करें जो की, 3 कंट्रोलिंग की। कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको उतनी ही याद करनी है, अच्छा पेजेस में आ जाए, उससे ज्यादा नहीं करनी। अच्छा। और सर ये जो है क्या कहते हैं, एक सवाल है, state and explain the steps taken analyzing in problem by an efficient manager and the guiding principle of effective decision making। सर आपने ये लिखवाया था एनालाइज प्रॉब्लम एनालिसिस, ये यही वाला सवाल है ना गाइडलाइंस का सवाल अलग है, उसमें जो ये आपने मार्शल द लिखवाया था कि फैक्ट्स। डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम। हम्म। इसमें गाइडलाइंस वाला सवाल है बेसिकली ये, और गाइडलाइंस ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, उसमें सबसे पहली हेडिंग थी कंसल्ट योर फीलिंग, थी फॉलो थ्रू, हैव करेज, ठीक है ना। सर ये तो लिखा है ना स्टेप्स इन्वॉल्व इन, नहीं ये सवाल तो नहीं है ना सर। आप अपने गेस्ट पेपर का ये सवाल देखें, ये सवाल मुझे बता दें कि सवाल कौन सा, मैंने तो इसकी तरह ये याद कर, स्टेट एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकिंग। एक मिनट, कॉल ले लो। सर 2 मिनट में बताती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका गेस्ट पेपर निकालें। मैंने देखें स्क्रीन पे आ रहा है आपकी गेस्ट पेपर। जी जी सर। सर क्वेश्चन नंबर 4 का बी है ना जो। जी, क्वेश्चन 4 बी, स्टेट एंड एक्सप्लेन सर द स्टेप्स, मैं पढ़ रहा हूँ। स्टेट एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन फॉर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, तो ये तो प्रॉब्लम एनालिसिस है यहाँ तक, बाय एफिशिएंट मैनेजर, ठीक है ना। ठीक। ये है एक सवाल, ये जो ना आपको था मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। 4 बी के अंदर टोटली 2 सवाल है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन अच्छा फॉर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम बाय एन एफिशिएंट मैनेजर, ये एक सवाल है, ठीक है। जी दूसरा सवाल है द गाइडिंग प्रिंसिपल्स जी। ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ये सवाल अलग है। इसमें तो वही आएगा प्रॉब्लम एनालिसिस, ठीक है ना, जो मैंने आपको कराई थी इसमें वही आएगा प्रॉब्लम एनालिसिस। लेकिन जो बाकी है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इसमें अलग आएगा। इसमें ना वो गाइडलाइंस आएंगी, गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, उसमें मार्शल द फैक्ट था, मार्शल द फैक्ट, और फिर फॉलो थ्रू, हैव करेज, कंसल्ट योर फीलिंग, इस तरह की कुछ 6-8 हेडिंग थी, वो आएगा इसके अंदर, ठीक है।
सही है ना? तो ये दोनों सेपरेट सवाल हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें पहले में प्रॉब्लम सर एनालिसिस, ये गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग है ना, ये जी जी, जो एंड के बाद मार्शल द फैक्ट गाइड, कंसल्ट बस योर बस, फीलिंग्स, सही ये सर 2 सवाल है ना ये? ये 2 सवाल है जी, बिल्कुल ये 2 सवाल है। पहला सवाल अलग है, दूसरा अलग सर आपने एक एक सवाल में कितने कितने सवाल छुपा दिए। है। असल में जस्ट टू मोटिवेट यू कि आपको लगेगा जरा छोटा है, लेकिन ये इतना भी छोटा नहीं है। अगर आप देखें इसको ओवरऑल, तो यही लोग इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं, छोटा सा तो गैस पे हाँ कम कम लिखा हुआ है, इसमें ज्यादा तो नहीं है। आप आंसर की भी कंपाइल करके दे दें ताकि पता चले कितना छोटा है। ओके, अब देखें मैंने आपको सर पढ़ा अब ये दिया। आप वेडनेसडे को फिक्स कर दे, टेस्ट है कि नहीं है ये बता दे, डन है, है कि डन है, नहीं है। डन, बिल्कुल 100% डन है। 13 तारीख को 100% डन है टेस्ट। डन। लेकिन आप मुझे ना ठीक है, ट्यूसडे को 2 से याद है, 5 में। मैनेजमेंट का है ना सर? ट्यूसडे को मैं सर उस्मान को कॉल करूंगा स्पेशली इसके लिए ना फिर, ठीक है? सर हम देंगे टेस्ट। हाँ हाँ, तो मैं ट्यूसडे को स्पेशली कॉल करनी होगी मुझे उनको, उस्मान भाई को। तो आप मुझे याद दिलाएगा ताकि मैं ट्यूसडे को उनको कॉल कर दूं, ताकि आपको कोई इश्यूज ना आए ना, आपके लिए वहाँ पे सर सब इश्यूज है सर। ठीक। क्लास आपके लिए तैयार हो, ऐसा हो। सर ठीक। सर और जंग सर का कितनी खतरा है सर। टाइमिंग का टेस्ट होगा ये भी बता दें। आपको 2 से 5 बोला था ना, 2 से 5। जी। हाँ नूर, आप क्या कह रहे हैं? कितने सवाल देंगे आप करने के लिए? 5 5। 5 सवाल देंगे। अटेम्प्ट एनी 5 सर पे। आपके गैस पेपर से 80% लग जाएगा। इंशाल्लाह, अल्लाह से बड़ी उम्मीद रखिए, बस इंशाल्लाह हो जाएगा। सर अब इसी में से आप कोई 5 याद करके आ जाए, या आप ये ही कुछ और भी देंगे? नहीं, मैं यही होंगे जो इसमें, यही होंगे, बहुत हैंगे मेरे हिसाब से तो बहुत है। नहीं, इसमें से अगर कुछ चॉइस हम छोड़ दें और 5 पक्के करके आ जाए और कर देंगे। चॉइस में छोड़ दें और 5 पक्के करके आ जाएं। ऐसा कर लें, चले, अपनी मर्जी। तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसी में से करने हैं ना आपने, अल्टीमेटली करने तो इसी में से आपने। जी जी, सही है फिर, ठीक है ठीक। ओके, अब और सुनिए। सर हाँ बोलिए पहले यार, अब 12-15 मिनट हो रहे हैं। हाँ बोलिए। नहीं सर पढ़ा दें। नहीं आ रहा, पूछिए पूछिए। मैं तो ये पूछ रही थी कोचिंग कब से ऑन होने? 18 तारीख से। हम्म, सही, अब सुनिए। पहला सवाल है, डिफाइन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर इन डिटेल। ये सवाल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, अब हम ये देखेंगे हमारा जी करना सर। क्या है, ताकि हम उसी हिसाब से ना अपनी पॉलिसी बनाएं। पहला सवाल हमारा हो चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा, छठा भी हो चुका है हमारा, सातवां भी हो चुका है, और आठवां भी हम पढ़ चुके हैं। नवा सवाल, लीडरशिप मैंने पढ़ाया आपको, ये बताइएगा जरा। सर ये चैप्टर तो आपने पढ़ा। हेलो, पढ़ा दिया है ना? तो हमारा बहुत ही थोड़ा सा रहता है। क्या ख्याल है आपका? हेलो, हेलो। जी सर। सर आपकी आवाज आ रही है। तो देखें आप, मैं ये करूंगा इंशाल्लाह, मेरा कल का जो प्लान है मेरा, वो ये है कि मैं आपको ना, इसमें से मेजॉरिटी की वीडियोस हैं ऑलरेडी बनी हुई ना, तो मैं वो मैनेजमेंट की वो वीडियोस बना के आपको एक लिस्ट डाउन करके वो वीडियोस व्हाट्सएप करूंगा कि आप ये वीडियोस देखें। इस तरह ये होगा कि वो गैस पेपर की ना वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो उसमें सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। जाहिर है कि वो मैं किसी और सर से, आप कंपाइल करके भी भेज देना आंसर जो है इस सवालों के। असल में ये ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे तो सारी वीडियो सिलेक्टेड पड़ी हुई है, वहां से लिंक कॉपी करना बड़ा आसान है। और अब इसको पूरे नोट्स में से खंगाल खंगाल के निकालना जरा ये टाइम कंज्यूमिंग है, मसला सारा वक्त का है, वक्त की कमी होती है। बच्चों के पास पढ़ने के लिए वक्त नहीं होता, इतनी सारी क्लासेस को पढ़ाते हैं। अच्छा देखें, जब आप बोल के खामोश हो जाए तो माइक बंद कर दें अपना, उससे ही होता है कि ना वो क्लास जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, फिर वो छोटी छोटी आवाजें आती है ना, इसलिए। क्योंकि काफी बच्चे जो है ना वो बिल्कुल सिर्फ सुन रहे होते हैं, वो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं, ठीक है ना? अच्छा, सो बहुत ही कम हमारा रहता है।
मेरे ख्याल से बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, सर ने पढ़ाया आपको बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड फिलॉसफीज ऑफ नहीं सर, अभी नहीं पढ़ा। सर कैरेक्टरिस्टिक और काइंड्स जो है लीडरशिप की, ये क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जापानीज डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सर क्वालिटीज है कैरेक्टरिस्टिक में, लीडरशिप में क्वालिटीज ऑफ जी कैरेक्टरिस्टिक सर, तो बात एक ही है। जी यही है। अच्छा बार चले, मैं आपको जरा वो दिखाता हूँ ना, जो हमने लास्ट टाइम किया था। एक हमारा इसका टॉपिक रहता है कम्युनिकेशन का, वो जरा मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ। फिलोसफीज ऑफ कम्युनिकेशन हमने नहीं पढ़ा मेरे ख्याल से, ये तो सब हमने पढ़ लिया है, बजट तक हमने पढ़ लिया है इसमें ना। आई थिंक ये वाला हमारा जो था ये भी खत्म हो गया था, 9th चैप्टर, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया स्टार्टिंग। यस, सर ये बुक में 9 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्यों होते, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है ना? असल में बेसिकली है टोटल 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन ही, बस वो अमीन खालिद साहब ने जबरदस्ती के 2 बढ़ा दिए हैं, वो और कोई बात नहीं। अच्छा देखें, कम्युनिकेशन एक हमारा रहता था, तो वो हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टेट डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन बिग एंड बिजी ऑर्गेनाइजेशन इज टू वे, अप्स एंड डाउन्स। एक अपवर्ड होता है और एक डाउनवर्ड होता है, ठीक है जी। अपवर्ड मतलब जब एक जूनियर एक सीनियर से बात करता है तो वो अपवर्ड कहलाता है, और जब एक सीनियर एक जूनियर से बात करता है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसका सेकंड पैरा अगर आप देखें, द ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स इशूड फ्रॉम द अपर साइड, देयर रिसीट should also be effective and efficient because the orders are given by the officers who are few, while the army subordinates is in abundance. It should be noticed that the crosswise communication is amongst the equal status. E.B. Filippo and G.M. Munshiger have developed the following methods of effective upward and downward communication. कि भाई किन मेथड्स के जरिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी, ये बनाए गए स्पेशली। तो सबसे पहला चेन ऑफ कमांड मेथड। चेन ऑफ कमांड मेथड है कम्युनिकेशन का, कि भाई कौन किससे बात करेगा। भाई हर किसी का एक बॉस होता है इदारे के अंदर, नजर आ रहा है ना आपको मैं कहाँ पढ़ा हूँ? चेन ऑफ कमांड हेडिंग है हमारी। अच्छा, अब इसमें क्या है कि भाई कौन किसको ऑर्डर करेगा, ये बिल्कुल क्लियर होता है। अच्छा, इसके बाद ग्रीवेंस प्रोसीजर, अगर आपको अपने बॉस से शिकायत है तो उसका एक सेपरेट प्रोसीजर होता है, आप ग्रीवेंस प्रोसीजर के थ्रू आप जाते हैं। जब कंप्लेंट होती है, आपको शिकायत होती है, तो उसके थ्रू भी आप किसी और बंदे से भी बात कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक्सेप्शन सिचुएशन होती है कि जब आप किसी और से बात कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल हैव टू कम फ्रॉम थ्रू योर बॉस। सर क्वेश्चन बता दें कि कौन सा क्वेश्चन है ये? बेटा ये सवाल है, डिफाइन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन मेथड्स, एंड एक्सप्लेन इट्स मेथड्स भी लिख लो उसमें, एंड एक्सप्लेन इट्स मेथड। देखें हमारा मैनेजमेंट में बहुत कम रहता है, और आई होप कि अगली 3-4 क्लासेस में हम इसको वाइंड अप कर ही देंगे। तो कोशिश करें कि रेगुलर रहिए, ठीक है ना। और कल जो हमारी क्लास होगी बिजनेस लॉ की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी तकरीबन आखिरी मुराहिल में इंडस्ट्रियल लॉ हम शुरू कर चुके हैं। उसके सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ भी लिए हैं पिछली क्लास में, तो प्लीज़ बी रेगुलर। तो चेन ऑफ कमांड मेथड हो गया, काउंसलिंग। अच्छा, कंप्लेंट शिकायत है, आप उसके लिए एक अलग चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं,
काउंसलिंग सर्विस ये डेफिनेटली सीनियर अपने जूनियर को ही काउंसिल कर सकता है, कभी भी जूनियर तो सीनियर को काउंसिल नहीं करता है। काउंसलिंग सर्विस क्या होती है? फॉर सॉल्विंग द पर्सनल एंड ऑफिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉइज सम ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विसेज which is a useful system for the workers. This facility boosts their moral and makes them stable. ठीक है जी। तो काउंसलिंग सर्विस क्या होती है? काउंसलिंग सर्विस ये है कि भाई आप अपने जूनियर्स को मोटिवेट करते हैं कि भाई आप इस तरह से काम करें, बाकी लोगों ने भी तरक्की इसी तरह करी है, आप भी तरक्की इसी तरीके से कर सकते हैं। ओपन डोर पॉलिसी क्या है? खुला हुआ दरवाजा, आपसे कोई भी आकर किसी से भी बात कर सकता है। दिस इज कॉल्ड ओपन डोर पॉलिसी। लेकिन अमूमन ओपन डोर जो पॉलिसी होती है उसका नुकसान ज्यादा होता है फायदे से ज्यादा। तो इसलिए बहुत सारे इदारों में ओपन डोर पॉलिसी अब खत्म हो चुकी है। तकरीबन मेजॉरिटी जो इदारे हैं वो ओपन डोर पॉलिसी को पसंद नहीं करते। इसके बाद है क्वेश्चनर। Questionnaire is a schedule of acquiring the required information which arrange in the form of questions for those who are supposed to answer. The information regarding respondents' past behavior and their characteristics, real problem and complaints, etc. could be collected. तो questionnaire जो होता है ये एक schedule होता है of acquiring the required information which arrange in the form of the questions for those who are supposed to answer. क्वेश्चनर बनाया जाता है, उसके हिसाब से आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं। जैसे एमसीक्यूज बेस होता है, एमसीक्यूज होता है वो क्वेश्चनर होता है। एग्जिट इंटरव्यू भी ले सकते हैं आप अपने एम्प्लॉयज जो आपका इदारा छोड़कर जा रहे हैं उनसे आप पूछिए कि फिर ये कम्युनिकेशन का ऐसा तरीका है कि जो बंदा जा रहा होता है ना वो खुलकर आपको काफी कुछ बता सकता है। इसके बाद एक ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन आपको पता है अंगूर से शराब बनती है। तो ये ग्रेप वाइन तरीका होता है। इसमें क्या है कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट को क्रिएट करना होगा। जब एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा तो उसकी वजह से ये होगा कि लोग एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। जब करीब हो जाएंगे तो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा। तो जो भी बात होगी दिल में छुपी हुई वो निकल के आ जाएगी। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है तो उसके दिल में जो बातें छुपी होती है ना वो ऐसे ही फौरन बोलना शुरू कर देता है विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी भी किस्म की हेजिटेशन के वो सच बातें जो उसके दिल में होती हैं वो उगलना शुरू कर देता है। यही बात इसमें की गई ग्रेप वाइन में कि भाई आप उनसे ऐसा क्लोज अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर लें कि आपके क्लोज रिलेशनशिप बिल्ड होने की वजह से उस बंदे के दिल में जो भी बात हो वो आपको क्लियर बताने को तैयार हो जाए। ठीक है जी। तो जब वो आपको क्लियर बात बताने को तैयार हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड अ ग्रेप वाइन। हर चीज आपको पता चल जाएगी। लेबर रिप्रेजेंटेशन, ये आपने पढ़ लिया है। लेबर यूनियन होती है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के जरिए। इसके बाद इन्फॉर्मर यानी कि मालूमात देने वाला। Informer, although the informers are looked down in the society, but they could be used as the important source of information by the organization. Informer किसे कहते हैं? मुखबर, खबर देने वाला। पुलिस के होते हैं, एजेंसीज के होते हैं। ठीक है ना? अगर नहीं है तो आप डेफिनेटली यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। वैसे तो ये जरूर है, मैं बिल्कुल आपको शायद मिला नहीं होगा पेज नंबर, कोई किसी को मिल गया हो तो वो देख ले। दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा। आप देखें ये बिजनेस मैनेजमेंट में आया हुआ, ये है कम्युनिकेशन में, लेकिन देखें ये मैनेजमेंट में आया हुआ। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये कंपोनेंट्स वही आपने पढ़े हुए ये इसमें। ठीक है ना? ये बिजनेस कम्युनिकेशन में प्रोसेस का सवाल तो लाजमी पढ़ा जाता है। तो आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस क्योंकि आपने वहां से याद भी कर लिया होगा, मैं ये समझता हूँ। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है सेंडर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, बहुत ही बेसिक सवाल होता है उसका। सर आंसर ये नहीं है, मैंने पूरा चैप्टर देख लिया है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। लें जी स्क्रीनशॉट। सर जी जी सर अब जैसे पेपर में सवाल आ जाए कि प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, तो सारे लिखने पड़ेंगे जो आपने 14-15 लिखवाए हैं?
वो पूरे लिखने पड़ेंगे या नंबर देखकर हमें लिखना पड़ेगा? अच्छा, कितने स्क्रीनशॉट नंबर लेते का जाइएगा सवाल सर। है तो उस हिसाब से लिखे हम। अच्छा देखें, जिस तरह कायदे आजम के 14 नुकात जब पूछे जाते हैं तो आपको सारे लिखने होते हैं, इसी तरह जब हेनरी फ्यूल के 14 पॉइंट पूछे जाते हैं तो वो भी आपको सारे ही लिखने होते हैं, उसमें किसी किस्म की भी कोई ओके सर। कमी नहीं हो सकती है। लेकिन ये सवाल 10 नंबर के लिए नहीं आता है, अगर आता है तो ये 15 नंबर के लिए आता है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं टेंशन वाली ना। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की हमारी बात हो गई है, क्योंकि ये सवाल आपने सर खुर्रम या सर हसीब ने आपको जरूर पढ़ाया होगा। एनमरेट द मेजर तो वे। सर ये वाला हम कम्युनिकेशन का भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये वाला भी आप लिख सकते हैं, मीडियाज टू कैरी द मैसेज, ये भी बिजनेस कम्युनिकेशन में है, तो ये भी आप वहीं से लिखेंगे, वही याद करेंगे, यहाँ आ जाएगा तो आपको फायदा हो जाएगा। और सर ये जो कॉन्क्रीटनेस और कंप्लीटनेस वाला यहाँ पर है, तो वो कम्युनिकेशन वाला भी लिख सकते हैं मैनेजमेंट में? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, वही लिखना है आपने, वो भी आपको एक ही बार याद करना है, ठीक है ना। अब ये सवाल है जो बिजनेस कम्युनिकेशन में नहीं है, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, फिलॉसफीज ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये आपको यहीं से याद करना होगा। Philosophies of communication, there are 4 philosophies of communication by which we can group communicator characteristics. They are hypothetical descriptions for the convenience of the observing cooperation, quotient of varying styles of communication. It would be rare to find a person who always communicates according to any single philosophy. ये B होगा, ये ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही मुश्किल होता है कि देखें एक इंसान कई कई किस्म की फिलोसफीज को अप्लाई करता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ किस्म की आप जो है ना वो फिलोसफीज को अप्लाई करते हैं। बेसिकली देयर आर 4 फिलोसफीज ऑफ कम्युनिकेशन। जो सबसे पहली फिलोसफी है वो कहलाती है डेवलपमेंट कम्युनिकेटर। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक पहला तरीका है कम्युनिकेशन का, जिसे कहा जाता है डेवलपमेंट कम्युनिकेटर, ठीक है। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में क्या है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मतलब ये है, दिस अप्रोच एज द नेम इम्प्लाइज इज नॉट प्री डिटरमाइंड एंड अनऑल्टरेबल। This does not assume that one is always right. This style implies a willingness to contribute ideas and suggestions. It always strives for the development of joint understanding of problems or tasks. Two-way communication is the strength of development communicator. This communicator is looking for new approaches and encourages exploration and experimentation. ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि भाई डेवलपमेंट कम्युनिकेटर क्या होता है, ये लोगों से, ये एक इसकी डेवलपमेंटल अप्रोच होती है, नैरो अप्रोच नहीं होती है, एक ब्रॉड माइंडेड होता है बंदा, ये ऐसी जो है सबसे बातें करना चाहता है, सबको मौका देना चाहता है, सबके सजेशंस को सुनना चाहता है, और दे ट्रीट ऑल द पीपल इक्वली। ये लीडर की बात हो रही है, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन की जो बात होती है यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हो रही है, यानी कि मैनेजर के पर्सपेक्टिव से हो रही है, मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, कि एक मैनेजर जो होता है उसकी क्या सोच होती है, ठीक है ना। एक डेवलपमेंट कम्युनिकेटर होते हैं जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है कंट्रोलिंग कम्युनिकेटर। कंट्रोलिंग कम्युनिकेटर क्या है, कौन है कंट्रोलिंग कम्युनिकेटर? ये है कंट्रोलिंग कम्युनिकेटर आर द पीपल के जो अपनी बहुत ही मैनेजेबल बातें करते हैं, बहुत कम बातें करते हैं, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि भाई वो बहुत अपने आप को बड़ा भी समझते हैं और उनसे हर कोई बात भी नहीं कर सकता, वो बोलते हैं थोड़ा प्रॉपर चैनल आकर हमसे बात करें, हमसे कौन बंदा बात करेगा कौन नहीं बात करेगा, ये भी वो पहले से डिफाइन करके रखते हैं, ठीक है जी। मैनी एडमिनिस्ट्रेटर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू वे कम्युनिकेशन, मच ऑफ मैनेजमेंट थिंकिंग हैज स्ट्रॉन्ग ओवरटोन्स ऑफ द अथॉरिटेरियनिज्म, पैटर्नलिज्म, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कंट्रोलिंग कम्युनिकेटर हर किसी से बात नहीं करते, अपने लेवल के बंदों से बात करना चाहते हैं। डेवलपमेंट और उसमें देखें कितना फर्क हो गया।
कि वो हर किसी से बात करें, फ्रेंडली स्टाइल रखते हैं, कि थोड़ा सख्त मिजाज होते हैं, ये अपने आप इनकी गर्दनों में सरिये होते हैं, कलफ लगा हुआ होता है, हर किसी से बात नहीं करते, थोड़े अकड़ू और मगरूर टाइप के लोग होते हैं। Number 3, relinquishing communicator. Relinquishing communicators are certain of one thing: the other folks have more to communicate. They are self-deprecating and unrealistically humble. They make few contributions of their own ideas and always try to shift the burden to other people. They are willing to consider alternatives but no probe them with enthusiasm. They are willing to let others experiment and happy to see in their way without question. ठीक है जी। तो relinquishing communicators कौन होते हैं? relinquishing communicators वो होते हैं जो बेसिकली जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, और वो कोई भी बहुत ही हम्बल होते हैं ये लोग भी, लेकिन इतना हम्बल होना भी देखें सही नहीं होता है। एक लेवल होता है जहां तक आपने करना होता है काम। ये लोग जैसे चीजें चल रही हैं वैसी चलने दो, उनसे कोई सवाल ना करे, ना ही ये किसी को जवाब देना चाहते। ठीक है जी। तो relinquish मतलब होता है छोड़ देना, हर चीज को अपने ही ऊपर छोड़ देना, जैसा जो चल रहा है वैसे चलने दो उसको। कि दूसरों को इन्फ्लुएंस देना चाहते हैं, दूसरों के ऊपर बात छोड़ना चाहते हैं। विड्रॉन कम्युनिकेटर क्या होते हैं? विड्रॉन कम्युनिकेटर होते हैं सरकारी कम्युनिकेटर्स होते हैं, सरकारी मैनेजर्स जो होते हैं। ये कहीं पर भी किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, जैसे जो चल रहा है उसको वैसे ही चलते रहने देना चाहते हैं। ये कहते हैं कि भाई जो मर्जी करो लेकिन हमें किसी चीज में इन्वॉल्व ना करो, हम किसी चीज में भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। ठीक है, दे आर कॉल्ड विड्रॉन कम्युनिकेटर। अब इसमें एग्जांपल भी दी हुए देखेंगे, ये डब्बा बना हुआ है इसके अंदर चारों लिखे हुए। डेवलपमेंट कौन होते हैं? आई वांट टू यूज माय इन्फ्लुएंस एंड योर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि हम अस, यानी कि वो यूनिटी की बात करता है, हम की बात करता है। और कंट्रोलिंग होते हैं अनापरस्त, आई वांट टू हैव मोस्ट इन्फ्लुएंस, मैं सबसे ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता हूँ, ये मी होता है। रेलिंक्विशिंग कम्युनिकेटर होता है आई वांट टू गिव यू इन्फ्लुएंस, मैं आपको इन्फ्लुएंस देना चाहता हूँ, वो दूसरों को ऊपर सारी चीजें छोड़ देते हैं। और विड्रॉन होते हैं कि भाई जो मर्जी करो, मुझे अनइन्वॉल्व रखो, मैं किसी चीज में भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। What is the purpose of communication? Explain how communication takes place from sender to receiver. Purpose of communication है, ठीक है जी। Explain how communication take place from sender to receiver. तो इसमें आप process of communication लिख सकते हैं। ठीक है जी। Process of communication वही sender encoding वही वाली बात आ रही दोबारा से, process of communication वाली इसको छोड़ देते हैं। Barriers of communication, ये बताया आप लोगों ने पढ़ा है barriers of communication? सर ने पढ़ाया आपको या नहीं? ये मुझे बताइएगा, नहीं तो वैसे तो मैं पढ़ाई देता हूँ barriers of communication। नहीं सर। ओके, तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन में भी है और बिजनेस मैनेजमेंट में भी है, तकरीबन सेम ही है। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है बैरियर्स में? कि लैक ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग में लैकनेस होती है इसमें ना, सबसे बड़ी बड़ी बात कि इंसान सोचता नहीं है पहले कि उसको बोलना क्या है। अनक्लैरिफाइड असम्पशन, उसको पता नहीं होता कि मौजू कौन सा चल रहा है, बात किस चीज़ पे करनी है। तो लैक ऑफ प्लानिंग, आपने पहले से प्लान नहीं किया आपने क्या बात करनी है। अनक्लैरिफाइड असम्पशंस, क्या माहौल है, क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये नहीं पता। इसके बाद है semantic distortion. Another factor may also be the barrier in effective communication, and it is the message which may be interpreted in different meanings. For instance, a manufacturer writes in an advertisement slogan that we sell on less. ठीक है, हम कम में बेचते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ देखें, अब ये अनक्लैरिफाइड सेमेंटिक डिस्टॉर्शन मतलब कि मैसेज पूरा डिलीवर नहीं हो रहा है, आप कहना क्या चाह रहे हैं सामने वाले के समझ में नहीं आ रहा है कि हम कम क्वांटिटी देते हैं कि कम प्राइस पर देते हैं। यू नो, हमें इस तरह से मैसेज कंप्लीट होना चाहिए कि वो बात पूरी पहुंचे। इसके बाद है पोरली एक्सप्रेस मैसेज। पोरली एक्सप्रेस मैसेज क्या होता है? इसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा आपको। डॉक्टर की स्लिप, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, या डॉक्टर लिखता है, डॉक्टर ऐसे लिखता है यूं सीधी सीधी लकीरें बना देता है जिसमें जो समझ में नहीं आती, तो पोरली एक्सप्रेस मैसेज। डॉक्टर्स अमूमन पोरली मैसेज को एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह इन डॉक्टर्स के अलावा अगर कोई बंदा बोल रहा है और उसके आधे अल्फाज मुंह के अंदर हैं और आधे बाहर आ गए सिर्फ, तो ये भी पोरली एक्सप्रेस्ड मैसेज में आता है। जो लोग सही से बोल नहीं पाते, हगलाते हैं, तुतलाते हैं, वो भी पोरली एक्सप्रेस मैसेज में आ जाते हैं। बैरियर्स इन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, मेरी जबान अलग है, आपकी जबान अलग है, तो ये भी एक इंटरनेशनल बैरियर है। लैंग्वेजेस में जो फर्क होता है, कोई चाइनीज बोलता है, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, बलोची, अरबी, तुर्की। अब ये जो अलग अलग लोगों की अलग अलग जबानें होती हैं, ये भी एक बैरियर होता है। इसके बाद है
लॉस बाय ट्रांसमिशन, आपके एकदम से सिग्नल आना बंद हो गया है, आपको आपकी आवाज पलट पलट के आ रही है, ठीक है, ये भी एक मसला होता है। इसके बाद है पुअर लिसनिंग। पुअर लिसनिंग क्या होता है? आप देखें अभी क्लास भी ले रहे हैं, आप लेटे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, आपको शोर की भी आवाजें आ रही हैं कान में, आपके मैसेज भी आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, ये क्या है? ये पुअर लिसनिंग में आ जाता है। जब बेहतर लिसनिंग क्या होती है कि एक बंद कमरा हो, कोई और आपकी कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर रही हो, फिर आप सुनेंगे, तो दैट इज कॉल्ड गुड लिसनिंग। पुअर लिसनिंग के जब आप कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब अगर कर सकती है तो वो पुअर लिसनिंग में आ जाती है। इसी तरह है जी प्री मैच्योर एवेल्युएशन। एक बंदे का मैसेज आपने आधा सुना आधा नहीं सुना, तो वो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन में आ जाता है। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन इतना बड़ा मसला है कि जिससे मुसलमानों के 72 टुकड़े हो गए। इसी में प्री मैच्योर इवैल्यूएशन की वजह से ही हुए, मैं समझता हूँ, क्योंकि लोगों ने आधी अधूरी बात सुन के ही उसका एक नया मतलब निकाला और उससे धड़े बनते गए, फिरके बनते गए हमारे मुसलमान। अच्छा, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, आधी बात सुनकर पूरा वो कर लेना, बस 8 बहुत है, ये 8 ही करने, तो मैं 8 ही करवाता हूँ आपको, इतना ही काफी है, तो बेहतर इतना ही रखें, ठीक है ना। तो बस आज यहीं तक, और बाकी जो है महविश शाहीन क्वेश्चन था बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आखिरी सवाल था, इससे पहले जो कुछ किया ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल कोई सर क्लास मिस ना करे ये आप, कोशिश हेलो सर। कीजिएगा। जी बोलिए। सर ये पिछले मतलब पिछले लेक्चर आपने अपलोड किया? जी, कराची एजुकेशन फोरम जो मेरा चैनल है यूट्यूब पर, आप जाके देखें, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, जी ठीक है।